लास्ट टाइम हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बैक्टीरिया की लास्ट वीडियो में। ये भी क्लासिफिकेशन ही है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो आपका बैक्टीरिया बना हुआ है ऊपर की साइड पर, यह है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें एक भी फ्लैजिलम नहीं पाया जाता। दूसरा मोनोट्राइकस, जिसमें एक फ्लैजिलम पाया जाता है। तीसरा लोफोट्राइकस, जिसमें एक साइड पर पूरा बंच पाया जाता है। बंच वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है लोफोट्राइकस। और ये जो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया हैं, इनमें दो साइड्स पर बैक्टीरिया फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब ये दो साइड्स पर बैक्टीरिया ये बंच की फॉर्म में भी हो सकते हैं और बिल्कुल अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस साइड पर पूरे बैक्टीरिया पाए जाएं, इस साइड पर पूरे फ्लैजिला पाए जाएं, इस साइड पर पूरे फ्लैजिला पाए जाएं, जैसे इसमें है। यहाँ पर जिस तरह से फ्लैजिला है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी फ्लैजिला होते हैं, लेकिन सिर्फ दो साइड पर होते हैं। तो इस वजह से इसको कहा जाता है एम्फीट्राइकस, के दो साइड पर इसके फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगला है ये पेरीट्राइकस। पेरी से मुराद चारों तरफ। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है बायो के अंदर। इर्द गिर्द से मुराद भी इसको पेरी से हम ले रहे होते हैं। तो पेरिफ्री इसका असल वर्ड है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है पेरी, जिसको हम डिफरेंट चीज़ों के साथ लगाकर यूज़ कर रहे होते हैं। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया से मुराद जिसके चारों तरफ ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पाइली से रिलेटेड भी हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपकी बुक में तो मौजूद नहीं है, जस्ट आपको बता देता हूँ मैं किस तरह से पाइली से रिलेटेड होती है। ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, ये प्लाज्मिड है और ये पाइली है। पाइली इस तरह से मिल जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेशन। अब इस कॉन्जुगेशन में कौन सा बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र करेगा, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र उसी बैक्टीरिया का होता है जिस पर एक ख़ास किस्म की पाइली होती है, जिसको कहते हैं एफ पिली। और एफ प्लाज्मिड ही उसके लिए एक उसका प्लाज्मिड भी मौजूद होता है। एफ प्लाज्मिड और एफ पिली, ये दोनों जिसके अंदर मौजूद होते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर सकता है। बाकी जिसके अंदर मौजूद नहीं होते वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र नहीं करता। कॉन्जुगेशन में वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एफ़ पॉजिटिव और एफ़ नेगेटिव की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो अगर समझ नहीं आती ये बात तो बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए, इसको ज़्यादा डिटेल में हो जाइएगा। रेस्पायरेशन के लिहाज से देखें तो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट जो भी हैं अगर एरोबिक हैं तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन की एब्सेंस अगर हो तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया सबके सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑब्लिगेट एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं और ऑक्सीजन अगर किसी मीडियम में प्रेजेंट हो तो वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं करते। फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, ये इनको ऑक्सीजन चाहिए भी होती है। ये जो एरोबिक हैं क्योंकि तो इनकी नेचर अगर एरोबिक है तो ये फैसिलिटेट करते हैं या ये इनको ज़्यादा सूट करते हैं एरोबिक कंडीशन को। लेकिन अगर इनको एरोबिक कंडीशन ना मिले, एनारोबिक कंडीशन मिले, तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। इनको सर्वाइवल में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा खुश एरोबिक कंडीशन में रहते हैं। दूसरे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ये इसका उल्टा है कि इनको जो कंडीशन है वो एनारोबिक ज़्यादा सूट करती है और एरोबिक कंडीशन में ये इतना ज़्यादा सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन एनारोबिक में ज़्यादा ये सूटेबल रहती है इनके लिए। आगे देखिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं और ये डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। दूसरे हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ प्रॉफिट की बेस पर, यानी दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो रहा हो, इस बेस पर एक रिलेशनशिप बना लेते हैं और इस रिलेशनशिप की बेस पर इनको कहा जा रहा होता है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो कि नुकसान पहुंचा के किसी को, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा के अपनी न्यूट्रिशन की उसको पूरा कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट को। आखिरी है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छी तरह से दे चुका हूँ। एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेटिक की बाकायदा इक्वेशन भी बना के दिखाई। कीमोसिंथेटिक के अंदर किस किस तरह से कीमोसिंथेसिस हो रही होती है ये भी बता दिया था आपको। एक दफ़ा और बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन के ज़रिए से जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, मेटल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन के ज़रिए से ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हासिल करते हैं। जो पानी की लाइन के पाइप हैं इनमें भी जो रस्टिंग हो रही होती है, क्योंकि आयरन से बने होते हैं, इनमें जो जंग लग रहा होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, वो भी इन्हीं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है।
और भी दूसरे कॉज होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया को देखिए, बाइनरी फिजन होती है नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर, और इसमें एक बैक्टीरिया दो स्मॉल बैक्टीरिया के अंदर टूट जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर दो स्मॉल बैक्टीरिया के अंदर टूट जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है बाइनरी फिजन। और ये जो बाइनरी फिजन होती है ये एमाइटोटिक होती है। एमाइटोटिक जब वो पढ़ रहे थे हम चैप्टर सेल साइकिल वाला, उसी टाइम बता दिया था कि इसमें किसी भी किस्म के प्रोसेस नहीं होते, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो डिवीजन है कहलाती है एमाइटोटिक, और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन आपको बता दिया था कि जो स्पाइरुला हैं और विब्रियो लाइक बैक्टीरिया हैं इनके अंदर, सॉरी कॉनिडियोस्पोर फॉर्मेशन उनके अंदर हो रही होती है। सेकंड पे देखिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर कोई रिप्रोडक्शन का मूड नहीं है, ये बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए बनाता है। लेकिन चूंकि इस किस्म का कोई बड़ा टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, तो इसको भी रिप्रोडक्शन के ही अंडर में जिक्र किया गया है। एंडोस्पोर, जब बैक्टीरिया को थोड़ी सी हार्श कंडीशन मिलती है, हीट ज़्यादा देते हैं हम, तो एंडोस्पोर बना लेता है बैक्टीरिया। अगर डेसिकेशन की कंडीशन होती है तो एक एंडोस्पोर बना लेता है। और बाद में होता यह है कि एंडोस्पोर जो होता है वो जब सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वो वापस एक बैक्टीरिया बनाता है। तो एक एंडोस्पोर एक बैक्टीरिया बनाता है और एक बैक्टीरिया ही एक एंडोस्पोर बना रहा होता है। तो सर्वाइवल के लिए एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर। तो इस हवाले से एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है। अगर कुछ ना मिला इस चैप्टर से उनको एग्जामिनर्स को बनाने के लिए, तो इस टॉपिक पर आएंगे कि एंडोस्पोर क्या होता है और रिप्रोडक्शन आया कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है या नहीं लेता, इन्वॉल्व होता है। आगे देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 टाइप्स की होती है बैक्टीरिया में, एक कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा अगली वीडियो के लिए रख लेते हैं, इसको डिस्क्राइब करेंगे। उसमें ग्रोथ फेज बैक्टीरिया में 4 होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। इसमें फर्स्ट ईयर वाले बहुत रट्टा मारते हैं और उसको जाके लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। जस्ट इसके 4 नाम लिखने होते हैं, लेकिन ये समझ में किसी की भी नहीं आता। समझा देते हैं आपको आज कि किस हवाले से इससे बात कर रहे होते हैं। इसमें जो रेफरेंस होता है, जिस रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं, वो है बैक्टीरिया का कल्चर न्यू मीडियम के अंदर। बैक्टीरिया में न्यू मीडियम में कल्चर लगाने का तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि एक ग्लास की प्लेट होती है, छोटी सी प्लेट होती है, उसमें बैक्टीरिया के लिए खाना पीना यानी न्यूट्रिशन डाली जाती है, और उस न्यूट्रिशन को एक सूप की फॉर्म में होती है वो न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन को चाइना ग्रास से एक एक्सट्रैक्ट किया गया कह लीजिए कंपाउंड होता है या केमिकल होता है, जिसको कहा जाता है एगार। एगार के ज़रिए से उसको जमा दिया जाता है। चाइना ग्रास को हम जेली के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जेली बनाने के लिए। जेलेटिन के साथ साथ चाइना ग्रास भी यूज़ हो रही थी। चाइना ग्रास एक रूट फॉर्म है और उसको प्रोसेस करके एगार की फॉर्म में लाया जाता है, और वो जो सूप होता है या बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन होती है उसके साथ मिक्स करके उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो मीडियम होता है स्टेराइल मीडियम होता है, मतलब इसमें किसी भी किस्म की ग्रोथ नहीं होती शुरू में, क्योंकि हीट किया गया होता है इससे, तो हीट से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद इस स्टेराइल मीडियम में, स्टेराइल प्लेट में एक बैक्टीरिया, इसको कहा जाता है, एक ख़ास किस्म के उसके आलात होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ऐसा एक वो होता है, पैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वायर से बना होता है। यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर बना है ये वायर से बना होता है। इसको किसी मीडियम पे क्लिक किया जाता है, यानी लगाया जाता है हल्का सा, जहाँ पर पहले से बैक्टीरिया मौजूद हो, और वहाँ से टच करने के बाद इसको यहाँ से सिर्फ इसके ऊपर फेर दिया जाता है, ऊपर से इस जेली के ऊपर। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रीक। तो हमने क्या किया, एक न्यू मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को कल्चर कर दिया, बैक्टीरिया की स्ट्रीक कर दी, बैक्टीरिया का कल्चर हमने स्ट्रीक करके लगा दिया। तो ये प्रोसेस कहलाता है बैक्टीरिया को न्यू कल्चर में लगाना। हमने क्या किया, एक एगार मीडियम की प्लेट ली जो कि स्टेराइल थी, उसमें बैक्टीरिया का कल्चर हमने स्ट्रीक कर दिया। अब ये जो एगार मीडियम की प्लेट है पहले स्टेराइल थी, अब ये स्ट्रीक करने के बाद हम इसको इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ हो। तो बैक्टीरिया का नंबर फ़ौरन इंक्रीज़ होना स्टार्ट नहीं होता। बैक्टीरिया का जो भी नंबर है वो पहले कांस्टेंट रहेगा थोड़ी देर के लिए, और बैक्टीरिया इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को हम आहंग करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने उनके न्यू मीडियम में लगाया है, तो अपने आप को इन्वायरमेंट से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम है, बैक्टीरिया लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर रहा। ये फेज़ कहलाता है लैग फेज़, जिसमें बैक्टीरिया प्रिपरेशन कर रहा होता है या इन्वायरमेंट से हम आहंग हो रहा होता है। अगला है लॉग फेज़। लॉग फेज़ में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है।
इस पूरे मीडियम के अंदर ये बैक्टीरिया फैलना स्टार्ट हो जाता है। पहले यहाँ पर फैलेगा, फिर इसके आसपास फैलेगा, फिर यहाँ पे, इस तरह से करते करते पूरे मीडियम पे फैल जाता है। तो ये फेज़ कहलाता है लॉग फेज़, जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहे होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है, कुछ बैक्टीरिया की डेथ भी हो रही होती है, और बैक्टीरिया अपने कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बना रहे होते हैं। क्योंकि हम भी जिस तरह से रह रहे होते हैं अपने घरों में, तो हमने एक वॉशरूम बनाया हुआ होता है जिसमें जितने, और बाकायदा गटर का सिस्टम हमने बनाया होता है जिसमें जो भी वेस्ट होता है हमारा, वो हम बाहर डाल रहे होते हैं। जो भी कचरा घर में हो रहा होता है उसको हम डस्टबिन में रख के बाहर डाल रहे होते हैं, तो घर में जमा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक वेस्ट बन रही है और जो बैक्टीरिया मर रहे हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पर ही कचरा कर रहे हैं। कचरे वाली जगह पर ज़्यादा देर तक के नहीं रहा जा सकता। तो इस कचरे की वजह से, इस मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से बैक्टीरिया को रहने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि हमने एक लिमिटेड मीडियम दिया था, इसको लिमिटेड न्यूट्रिशन दी थी, तो वो न्यूट्रिशन आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होना शुरू हो जाती है और ये न्यूट्रिशन कम पड़ जाती है। तो इस वजह से जब बैक्टीरिया का नंबर एक मैक्सिमम नंबर पे पहुँच जाता है तो आता है स्टेशनरी फेज़, कि उससे ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं बनते। मीन्स कि जो बैक्टीरिया का नंबर है कांस्टेंट आसपास वही रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होता। बैक्टीरिया का जितने बैक्टीरिया तकरीबन मर रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया तकरीबन न्यू भी बन रहे होते हैं। तो ये जो फेज़ कहलाता है स्टेशनरी फेज़ कहलाता है। और एक वक्त आता है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मीडियम के अंदर, तो वो मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई होती, इसके अंदर उसकी मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया का नंबर भी बहुत बढ़ चुका होता है, न्यूट्रिशन कम हो चुकी होती है। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं बचे कुछ है वो इस वक्त मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फेज़ कहलाता है डिक्लाइन फेज़ कहलाता है। ये 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया के, जो कि आपकी बुक में भी डिस्कस हैं, और इनको सोचे समझे बगैर बहुत सारे बच्चे पढ़ के याद करके नंबर्स ले रहे होते हैं, लेकिन समझे बगैर कुछ कर रहे हो तो उसमें नुकसान ही हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के क्या कौन कौन से फेजेस होते हैं।